गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट टॉपिक अभी अपलोड हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक 2, जिसमें कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग जल्दी से समझ लेंगे, ताकि एग्जाम में आप जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। जितने लोग हमारे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक आपको हम बताए थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। फिर प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर क्यों बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों बोलते हैं, और टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं। ये सारा एक्सप्लेनेशन किया जा चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि जितना भी सेक्टर्स है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बाद भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो उसके पहले हम लोग पढ़ लेंगे जीडीपी। जीडीपी आपको हम इसके पहले किसी चैप्टर में पढ़ा चुके होंगे, डेवलपमेंट चैप्टर में शायद। ठीक है, डेवलपमेंट चैप्टर में आपको हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। नहीं भी देखे हैं तो आपको जीडीपी इसमें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्टर ऑफ दैट ईयर। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्टिकुलर ईयर पे कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, एक साल में ओवरऑल जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं या काउंट किए जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे जीडीपी। क्या बोलेंगे, जीडीपी। एंड सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ द कंट्री। और उन सब के सम को हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के सम को क्या बोलेंगे, जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ये उसका डिफिनेशन हो गया। मतलब जीडीपी जो है पर्टिकुलर ईयर में फाइनल गुड्स और सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उनके सम को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे। ठीक है, अब जीडीपी से रिलेटेड और भी फुल फॉर्म्स हैं, जैसे जीडीपी, दूसरा हो गया जीएनपी, तीसरा हो गया एनएनपी। आपको इन सब का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और थर्ड क्या है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये 3 फुल फॉर्म्स और हैं इसी चैप्टर के जो बुक में नहीं दिए हुए हैं। तो आपको ये क्या करना है, लर्न कर लेना है कि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है। इसका और भी एक्सप्लेनेशन है कि जीडीपी, एनएनपी और जीएनपी होता क्या है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12 में। क्लास 12 में जो लोग कॉमर्स लेंगे तो इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर दिया हुआ है और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये बात का टॉपिक है। अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है व्हाई अंडर एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या तो आपसे पूछ लेगा कि एक्सप्लेन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर लिखा हुआ है कि दिस इज द सिचुएशन ऑफ वेयर पीपल आर apparently work but all them are made up to work less than their potential. This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job. Hence it is also called disguised unemployment. मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी फैमिली में, ठीक है, 10 लोग हैं, 10 लोग हैं और उनके पास बहुत सारा फील्ड है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए खेत है उन सबके पास, एग्रीकल्चर फील्ड्स। अब अगर इसमें से 5 लोग भी चाहेंगे तो वो लोग पूरा एग्रीकल्चरल वर्क कर सकते हैं, लेकिन बाकी 5 के पास कोई जॉब नहीं होने की वजह से बाकी 5 भी अगर उसी में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, बाकी 5 भी उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे 5 लोग जब रहेंगे, कितने लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे जब, ठीक है, तो 5 लोग जब वर्क करेंगे तो उनका एफिशिएंसी क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमको ये पूरा एग्रीकल्चरल वर्क हम ही 5 लोगों को करना है। लेकिन जब 10 लोग आ जाएंगे तो सब लोगों का जो एफिशिएंसी है वो क्या होगा, घट जाएगा, और यहां पर एफिशिएंसी हाई रहेगा, आउटपुट तो सेम आएगा।
क्योंकि जितना एरिया है उतने में ही ना क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन लोग जब ज्यादा हो जाएंगे तो वो लोग क्या होगा, वर्क को डिवाइड कर देंगे, तो लोग कम कम वर्क करेंगे, ठीक है, एफिशिएंसी घट जाएगा, आउटपुट वही रहेगा। लेकिन अगर 5 लोग रहते तब भी वर्क वहां पर हो जाता, ठीक। लेकिन है कितने लोग, 10 लोग, मतलब रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग जब पहुंच जाएंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है, और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी फैक्ट्री में, ठीक है, पोस्टर छपाया गया, वैकेंसी आया कि यहां पर वैकेंट सीट्स हैं वर्कर्स के लिए। किसके लिए, वर्कर्स के लिए। और ये बोल दिया कि वर्कर्स रिक्वायर्ड है, भैया कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड है, तो यहां पर जो है 1000 वर्कर्स रिक्वायर्ड है। कितने, 1000 वर्कर्स रिक्वायर्ड है वर्क करने के लिए, ठीक है। सैलरी यहां पर लिख दिया कि सबको 15,000 रुपीज मिलेगा मंथली, ठीक है। जब यहां पर लोग इसको नोटिस को देखें तो यहां पर वर्कर्स तो सिर्फ 1000 रिक्वायर्ड है ना, लेकिन पहुंच कितने लोग गए, मान लेते हैं 4000 लोग पहुंच गए। रिक्वायर्ड कितने हैं, 1000, पहुंचे कितने लोग, 4000। तो यहां पर फैक्ट्री ओनर को भी समझ जाएगा कि यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, अब बोलेगा कि अब जो है हम क्या देंगे, सैलरी सिर्फ 10,000 ही देंगे, ठीक है। सैलरी कितना देंगे, 10,000। तो अब इसमें जो मजबूर लोग रहेंगे, जिनके पास कोई वर्क नहीं है, तो 4000 में से 1000 ऐसे लोग तो जरूर होंगे जो बोलेंगे ठीक है हम 10,000 में भी वर्क करने के लिए रेडी है। तो यहां पर क्या हुआ, रिक्वायर्ड से ज्यादा लोग पहुंच गए वर्क करने के लिए, इसी को हम लोग बोलेंगे अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक एग्जांपल ये हो गया और एक एग्जांपल ये हो गया। इन दोनों एग्जांपल से आपको ये अंडर अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कहां गया, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब नरेगा, तो इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया है, ठीक है। पहले सिर्फ नरेगा नाम था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का पास हुआ था 2005 में, लेकिन बाद में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया गया और इसका नाम रख दिया गया मनरेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मनरेगा कौन सी ईयर में पास हुआ था, तो 2005 में, ठीक है। लिखा हुआ है कि अंडर नरेगा ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क हैव बीन गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि यहां पर जो है, जो वर्कर्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनको 100 डेज का फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। 100 दिन का वर्क करने का उनको कंफर्म है कि मिलेगा ही मिलेगा वर्क। किसके थ्रू मिलेगा, कौन से योजना के थ्रू, तो मनरेगा के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो ये एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, ठीक है। क्या है ये, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जो गरीबी कम करता है लोगों को जॉब प्रोवाइड करके, जैसे मनरेगा, ठीक है, SGSY स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, अभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चल रहा है PMSDP, हिंदी में अगर देखेंगे तो PMKVY, ठीक है, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या तो मतलब प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें जो है गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर स्किल सिखाएगा और उसी स्किल के थ्रू आपको जॉब भी दिलवाएगा खुद, लेकिन सैलरी बहुत कम होता है उसमें, ठीक है। तो एक मनरेगा भी पाप, मतलब इसका क्या नाम है, इसका पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का एक स्कीम था जो मनरेगा के थ्रू लोगों को 100 डेज का जॉब प्रोवाइड करता था। अब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है 100 डेज का जॉब प्रोवाइड करने का वादा तो कर दिया, लेकिन किसी पर्टिकुलर विलेज में मान लेते हैं कोई पर्सन ए है, उसको सिर्फ 60 डेज ही वर्क मिला, ठीक है। एक साल में सिर्फ 60 दिन ही उसको मनरेगा के थ्रू जॉब मिला, तो बाकी 40 डेज कहां गए, बाकी 40 डेज का उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयड अलाउंस। क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड अलाउंस, कि अगर 40 दिन वो काम नहीं किया है तो उसको बिना काम किए भी पैसा मिलेगा, इसी को अनएम्प्लॉयड अलाउंस बोलते हैं। तो ये मनरेगा का 2 मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछता है कि मनरेगा का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला ऑब्जेक्टिव कि 100 डेज के लिए गारंटीड जॉब प्रोवाइड करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव, अगर 100 में से कुछ दिन उन लोगों को जॉब नहीं मिलता है तो उनको अनएम्प्लॉयड अलाउंस भी मिलेगा। इसके लिए उनको एक पर्टिकुलर कार्ड टाइप का बना दिया जाता है जो गांव के सरपंच के पास लिखा रहता है कि इस पर्सन को इतने दिन का जॉब मिला है, ताकि गांव का भी डेवलपमेंट हो जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए। जैसे रोड बनाना हुआ, नहर बनाना हुआ,
ठीक है, गांव में कुछ स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मतलब कि गवर्नमेंटेड स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाने हुए, तो वहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट के थ्रू रख लिया जाता है और उनसे वर्क करवाया जाता है। और अगर उनको 100 डेज का जॉब नहीं मिलता है तो उनको अनएम्प्लॉयड अलाउंस भी दे दिया जाता है। इसी स्कीम को बोलते हैं नरेगा या मनरेगा स्कीम 2005। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आ गए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या लिखेंगे कि 100 डेज का कंफर्म या फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट, और अगर 100 डेज में फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो बाकी जितने बचे हुए दिन है उसमें आपको अनएम्प्लॉयड अलाउंस मिलेंगे। यहां पर एक फोटो बना हुआ है, आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है यू हैव राइट टू वर्क, आपके पास वर्क करने का राइट है। ठीक है, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन का जॉब मिलेगा एक साल में हर फैमिली को, 5 किलोमीटर आपके घर से, और 15 दिन फ्रॉम एप्लीकेशन एंड लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब 15 दिन का एप्लीकेशन दीजिएगा, मतलब एप्लीकेशन देने के 15 दिन के अंदर आपको 100 दिन में से कुछ ना कुछ जॉब प्रोवाइड कर देगा। इसी स्कीम को बोलते हैं मनरेगा स्कीम। कब पास हुआ था? 2005 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है कि आपको डिफरेंस बताना है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम लोग देखते हैं क्या है डिफरेंस। तो लिखा हुआ है फर्स्ट में कि व्हाट इट मींस, लिखा हुआ है दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव रेगुलर वर्किंग आवर्स, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वर्किंग आवर्स क्या होंगे? फिक्स होंगे। उसमें आपको जो है वर्क करने के लिए जाना है, लेकिन फिक्स वर्किंग आवर्स पे जाना है, तब हम लोग उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सेकंड में लिखा हुआ है कि दीज आर जनरली स्मॉल यूनिट्स एंड बिजनेसेस, शॉप, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब ये ऐसे स्मॉल यूनिट्स या बिजनेसेस होते हैं जिसमें लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कोई दुकान खोल के बैठे रहते हैं, कोई जो है पर्टिकुलर मान लेते हैं स्ट्रीट वेंडर से, मतलब रोड पे जो है ठेला लगा के जो है वो सब कुछ सामान बेच रहे हैं। तो ये सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, क्योंकि उन सबका वर्किंग आवर कुछ फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से उन सबको सब्सिडी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएंगे। सेकंड पॉइंट जल्दी से रीडिंग कीजिए आप। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड, मोस्ट ऑफ द रूल्स फॉलोड हैव बीन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसमें गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है, तो ये गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। नेचर ऑफ वर्क, इसमें लिखा हुआ है कि रेगुलर और एश्योर्ड वर्क मिलता है, और किसी भी इंप्लॉय को डिसमिस नहीं कर सकते हैं बिना किसी वैलिड रीजन के। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या लिखा हुआ है कि इसमें कोई रीजन हो ना हो, अगर ओनर का मन कर गया वो आपको डिसमिस कर देगा, इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता है। एग्जांपल के लिए कोई वर्कर मान लेते हैं लार्ज फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, ऑफिस में क्लर्क है, डॉक्टर है, टीचर है, तो इसको बिना किसी रीजन के हटाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई डेली वेज लेबर है, जैसे मजदूर है, मिस्त्री है, ठीक है, खेती करने वाला एग्रीकल्चरल लेबर है, इन सबको बिना किसी रीजन के हटाया जा सकता है और उसमें गवर्नमेंट कोई एक्शन भी नहीं लेगा, तो उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे और इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि हाउ वी प्रोटेक्ट वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं हम लोग उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो अपने जॉब्स जो भी वर्क कर रहे हैं उनसे उनको हटाया ना जाए। लेकिन कहां पर? रूरल एरियाज में, गांव के एरियाज में कैसे ये होगा, जल्दी से पढ़िए आप लोग। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन रूरल एरियाज पीपल लाइक कॉबलर्स, मतलब जैसे जूता सिलने वाले हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर जिनके पास जमीन बहुत कम है, वीवर्स मतलब बुनकर हो गए, कारपेंटर्स हो गए, ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। इनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो इन सबको लोन प्रोवाइड करके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि ये लोग अपना वर्क इजिली कर सके। इनको सब्सिडाइज्ड लो रेट्स पे भी लोन मिलेगा ताकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ छूट मिल सके। गिविंग एडिक्वेट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, और इन सबको एक बढ़िया क्वांटिटी में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलना चाहिए ताकि ये जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको इजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेच सके। प्रोवाइड मार्केटिंग आउटलेट्स फॉर सेल ऑफ गुड्स, और इनके पास मार्केटिंग आउटलेट्स भी होने चाहिए ताकि ये किसी भी गुड्स को बेचने के लिए जाएं तो इनको कम रेट ना मिले। तो ये सारे चीज हम लोग कर सकते हैं जिससे रूरल एरिया में रहने वाले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब यही नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अर्बन एरियाज में, कि अर्बन एरियाज में कैसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करने वाले वर्कर्स को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उन लोगों को उनके जॉब से हटाया ना जाए।
तो फर्स्ट लिखा हुआ है कि अर्बन एरियाज में जो वर्कर्स होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, कैजुअल वर्कर्स हो गए जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करते हैं, रिक्शा पुलर्स हो गए, कूड़ा बीनने वाले हो गए, ये सारे वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। तो इनको भी हम लोग वही करेंगे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देंगे ताकि ये लोग कोई और वर्क कर सके। सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मार्केटिंग के, ताकि ये लोग क्या कर सके, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में उसको एक फिक्स रेट पर बेच सके। ठीक है, मार्केट से कम रेट पर अगर बेचेंगे तो इनको तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हेल्पिंग इन प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स, और ये लोगों को रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए भी हेल्प किया जाए, ताकि जो अर्बन एरियाज में रहने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करने वाले वर्कर्स हैं उन सबको भी वो राइट्स मिल सके और वो लोग अपने वर्क को अच्छे से कर सके और उनको कोई डर भी ना हो कि उनको उनकी जॉब से हटाया जा सकता है। इन सारे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करने वाले वर्कर्स हैं उनको उनके वर्क पे कंटिन्यूअसली रखा जा सकता है। ठीक है, अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। अभी क्या देखेंगे, कल टॉपिक 1 में देखे थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में डिफरेंस, फिर अभी पढ़े ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस, और अब पढ़ेंगे हम लोग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो नाम में ही देखो लिखा हुआ है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, ठीक है, या गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब इसमें इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनीज होंगे जो प्राइवेटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ओवरसीन बाय द गवर्नमेंट, इसमें कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का। इनको गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, और ये प्राइवेट कंपनीज है तो ये अपने बनाए हुए रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर लिखा हुआ है कि पब्लिक गुड्स और सर्विसेज विच सर्व और बेनिफिट द नेशन एट लार्ज, मतलब इनको जो है पब्लिक गुड्स मतलब पब्लिक का सेवा करने के लिए वर्क दिया जाता है। तो ये लोग जो भी वर्क करेंगे उससे पब्लिक को कोई ना कोई बेनिफिट होगा। और प्राइवेट गुड्स भी वही काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी वही काम करेंगे, लेकिन इस सेक्टर में जो लोग वर्क करेंगे उनका वर्किंग आवर सैलरी फिक्स नहीं होता है। फिर लिखा हुआ है कि हायर प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ विद हायर परसेप्शन ऑफ जॉब सिक्योरिटी। अब जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो तो हाई परसेप्शन ऑफ जॉब सिक्योरिटी, उनका जॉब तो पूरी तरीके से सिक्योर है। जब तक एक सॉलिड वैलिड रीजन ना मिल जाए उनको अपने जॉब से निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए, फास्टर डिसीजन मेकिंग टेक्निक होना चाहिए, लीडरशिप स्किल होना चाहिए, इनको समय समय पर खुद को अपडेट करना पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा कोई पर्सन आके उनके जॉब को ले जाएगा, इनको जॉब से हटा दिया जाएगा और दूसरा कोई पर्सन आके वहां वर्क करेगा। थर्ड लिखा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो पुलिस, आर्मी, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सारे आएंगे पब्लिक सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, इन सब फील्ड में जो लोग वर्क कर रहे हैं वो सारे आएंगे किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। तो ये डिफरेंस था जिसमें हम लोग प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में समझे। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या डिफरेंस होता है ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको हम समझा चुके हैं। इसके पहले भी क्या समझाए थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर का डिफरेंस, और उसके बाद समझाए थे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डिफरेंस। और ये थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे लिख लीजिए या बाद में इस वीडियो को दोबारा देखकर समझ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बोल सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस क्या है टर्सरी सेक्टर का। टर्सरी सेक्टर आखिर क्यों लास्ट कुछ डिकेड से इतना ज्यादा ग्रो कर गया। तो लिखा हुआ है फर्स्ट में क्या, एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, यहाँ डिफेंस का स्पेलिंग गलत है आप सही कर लीजिएगा, सी होगा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज आर रिक्वायर्ड। मतलब कि बहुत जितने भी कंट्रीज है जो डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, सब में हॉस्पिटल चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए, पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विस चाहिए, पुलिस स्टेशन चाहिए, कोर्ट चाहिए, बैंक चाहिए, डिफेंस सिस्टम चाहिए। तो ये सारा तो आता है टर्सरी सेक्टर में, इसीलिए टर्सरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी से भी ज्यादा। क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा एक्टिव होते थे और इंडिया में लगभग 70 से 75% लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, लेकिन अब परसेंटेज चेंज हो चुका है, प्राइमरी सेक्टर में अब लोग कम है, टर्सरी सेक्टर में ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज and the like. Greater the development of primary or secondary sectors, more will be demand of such services. मतलब जब डेवलपमेंट हुआ तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए,
उनको तो सर्विस चाहिए ना। अब जैसे गांव के एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो भी क्रॉप्स रहेगा उसको बेचने के लिए उनको शहर जाना पड़ेगा या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट ऐसा कौन से सेक्टर में है? टर्सरी सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जैसे मान लेते हैं कि बिस्किट का फैक्ट्री है, ठीक है, कोलगेट का फैक्ट्री है, जो भी हम लोग डेली में यूज करते हैं वो सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर का रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर बन जाएगा। अभी तो है ही, बाद में और बन जाएगा। थर्ड टॉपिक पे क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि एज द इनकम लेवल राइजेज। अब जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा, पहले क्या था, जैसे पीसीआई कम था, अब पीसीआई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग, तो जो लोगों का सैलरी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, वो लोग ज्यादा सर्विसेज यूज करेंगे। जैसे ईटिंग आउट, रेस्टोरेंट में जाके हम लोग बाहर खाना खाएंगे, वो तो सर्विस। टूरिज्म तब भी सर्विस, शॉपिंग तब भी सर्विस, प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्विस, ये सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो जब सर्विस सेक्टर में आएंगे ये सब, तो ये सर्विस सेक्टर ही क्या कहलाता है? टर्सरी सेक्टर। और इसी की वजह से क्या होगा कि जो टर्सरी सेक्टर है वो डेवलप करता जा रहा है और करता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए टर्सरी सेक्टर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और यही 3 पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम में कि अगर पूछेगा इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर को समझिए, इसका एमसीक्यू आएगा कल इसी टाइम पे। ठीक है, तो हम लोग कल इस चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे और कल एक मैथ के चैप्टर का भी एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि मैथ का वीडियो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हम लोग मैथ का कल एक चैप्टर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, 2 चैप्टर करेंगे कल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पहले एमसीक्यू होगा, उसके बाद एसएसटी का एक नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। गुड नाइट।